सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में प्रकाश की गति 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय पूर्व सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो वह क्रीट या कोरोना दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण से हमें थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में डूबी एक छड़ किस कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी में डूबी एक छड़ प्रकाश के अपवर्तन के कारण से थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किसके कारण से आकाश हमें कैसा नीला दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकिरण के कारण से नीला दिखाई देता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण से होता है? सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो आसमान में लाल रंग होता है, यह प्रकाश के प्रकिरण के कारण से ही होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो वह बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू हमें द्युतिहीन होता है? तो यह इसका कारण होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कुलिस नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिस नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसमें एक्सरे किरणें को उत्पन्न करने के लिए कुलिस नालिका का प्रयोग किया जाता है। सावन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह है बहुलक परावर्तन और व्यक्तीकरण। साबुन की झाग का बनना है किसका है? ये किस घटना का है? बहुलक परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। अगला प्रश्न है कि पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पीछे की साइड देखने के लिए जो वाहन होते हैं उनमें उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। अगला प्रश्न है कि वाहनों के आगे जो हेडलाइट लगी होती हैं इसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। परावलयीय दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। कार चलते समय अपने पीछे से यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कार चलाते समय पीछे की जो यातायात दर्शन देखने के लिए हम किसका उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख की जो रेटिना होती है उस पे वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी कितनी? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 अंश कोण पर आयतन है इसके बीच खड़ा हो जाए तो उन्हें कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो उसके टोटल 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। अगला प्रश्न है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश की किस किरण पुंज है? तो यह प्रकाश की कौन समांतर किरण पुंज है। डायऑप्टर किसकी एक इकाई है? डायऑप्टर यह लेंस की क्षमता की इकाई है। किसकी? लेंस की क्षमता की इकाई। श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बना होता है? श्वेत या सफेद प्रकाश जो होता है यह सभी 7 रंगों से मिलकर बनता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? किस रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है
यह सबसे अधिक होता है तो यह होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कितने टोटल 7 कलर होते हैं। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता? यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी से हमें आकाश काला दिखाई देता। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फोटोग्राफिक का जो कैमरा होता है इसका कौन सा भाग है जो कि आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो उसके लिए फिल्म बोला जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तर दर्पण लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? मानव की जो आंख होती है वह वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं। अगला प्रश्न है कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो वह आइरिस के द्वारा होती है। आइरिस के द्वारा होती है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? जब हम नेत्रदान करते हैं तो कौन सा भाग दान करते हैं? तो वह आंख का कॉर्निया भाग दान करते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वह कितनी? लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसकी जो दृष्टि है उसमें निकट दृष्टि दोष होगा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकता तो यह किसका कारण है? निकट दृष्टि दोष का। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि चश्मा प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो उन्हें चश्मा पहनना चाहिए। क्या पहनना? चश्मा पहनना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह किस दोष से पीड़ित है? एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी को स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकता तो वह किस दोष से पीड़ित है? तो वह है दूर दृष्टि दोष से। यानी कि कोई वस्तु यदि कोई व्यक्ति पास की वस्तु नहीं देख सकता तो वह उसको दूर दृष्टि रोग या दोष होता है। अगला प्रश्न है कि घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घड़ी के बारीक पेंच पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शी प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत प्रकाश तरंग के द्वारा प्रभावित होता है। प्रकाश तरंग के द्वारा प्रभावित होता है। कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है? कांच में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है? तो वह कर सकता है क्रोक्स कांच। कौन सा? क्रोक्स कांच कर सकता है। प्रकाश के प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के प्रकारों में किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो वह होता है नीला और लाल रंग का। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की तरंग वायु के कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परितय प्रभावित होते हैं? तो जब केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग में परिवर्तन आता है। तरंगदैर्घ्य और वेग में। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? निकट दृष्टि कोण दूर होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नैरोदर लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनाता है।
संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है यह कांच के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में हम तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो यह होती है कांच से। यदि कांच से प्रकाश की गति निकलेगी तो वह कैसे कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो यह होती है 21 जून के दिन। 21 जून के दिन। प्रोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? प्रोटॉन यह किसकी मूलभूत यूनिट है? तो यह है प्रकाश की। विकिरण की कण प्राकृतिक की पुष्टि किस में की जाती है? विकिरण की कण की जो प्राकृतिक पुष्टि है यह प्रकाश विद्युत प्रभाव में की जाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में की जाती है। अगला प्रश्न है कि अभिबिंदुता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अभिबिंदुता के दोष को दूर करने के लिए सिंडलेटरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंडलेटरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बिजली के तत्व का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बना होता है। ट्यूबलाइट में व्यस्त ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तन होता है? तो वह होता है 60 से 70%। 60 से 70% होता है। तड़क चालक का आविष्कार किसने किया है? तड़क चालक का आविष्कार किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो वह है 10 डिग्री ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए हमें यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक जो चिप होती है यह सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। स्थिर वैद्युत अपेक्षित का प्रयोग किस नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? स्थिर वैद्युत अपक्षेपित का प्रयोग हम वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए करते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? उनके लिए डोमेन कहा जाता है। डोमेन कहा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती हैं? तो यह टिकती हैं उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर से दक्षिण दिशा में रुकती हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक का जो नियम है इनका उपयोग जनत्र बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका दक्षिण दिशा में विस्तृत होता है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या है वह कितनी होगी? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का जो निर्धारण है यह यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। यूरेनियम विधि के द्वारा। नाभिकीय रेक्टस में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रेक्टस में D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स-रे किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण से निकलती है? परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में जो ऊर्जा निकलती है यह द्रव ऊर्जा के परिवर्तन से निकलती है। द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन होने से।
सेमीकंडक्टर में उपयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? सेमीकंडक्टर में उपयोग के आधार पर जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं यह उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह वाहक सेमीकंडक्टर बन जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण छिंद सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? कृष्ण छिंद जो सिद्धांत है यह एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ है। जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज आविष्कार किसने की थी? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज के आविष्कार था यह राइट्स ब्रदर ने की थी। किसने? राइट्स ब्रदर्स ने की थी। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है यह नोल और रोस्का ने किया था। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिक द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एथेटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम सोनार का यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि कौन करते हैं? नौसंचालक करते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला जो उपकरण होता है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? चिकित्सकों के द्वारा उपयोग किया जाता है? तो वह है एथेटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चंदा एक्सरे दूरबीन नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? चंदा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो यह रखा गया है एस चंद्रशेखर के सम्मान में। अगला प्रश्न है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन यह परमाणुओं को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फायरोमीटर किसके मापन में लाया जाता है? फायरोमीटर यह उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या जूल होता है? प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष मात्रक किसका? दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन यह एक ज्योति तीव्रता या ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई कौन है? क्यूरी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हम द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन करते हैं? तो हम प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा एक अनुप्रयोग है? तो यह है पास्कल के नियम का। स्वचालित जो वाहन होते हैं या द्रव चलित ब्रेकों का जो इस्तेमाल होता है वह पास्कल के नियम के अनुसार होता है।
अगला प्रश्न है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उनमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो वह होती है अपकेंद्रीय बल के कारण से। दूध से क्रीम होना यह किसका कारण है? अपकेंद्रीय बल का कारण है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? जेट इंजन यह रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी यानी कि जो पृथ्वी से छोड़े गए जो उपग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई होती है सतह से 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का जो प्रतिपादन है यह न्यूटन महोदय ने किया है। न्यूटन महोदय ने किया है। कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो वह है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर यह 740 वाट के बराबर होता है। 740 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? लोहे की जो सुई होती है यह पानी की सतह पर किस कारण से तैरती नहीं है? क्या नहीं है? तैरती नहीं है। तो यह क्यों नहीं तैरती? यह है पृष्ठ तनाव के कारण से नहीं तैरती है। पानी में क्या हो जाती है? वह डूब जाती है। तो यह किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।